नमस्कार दोस्तों, सीटेट का पेपर 7 और 8 फरवरी 2026 को होगा। पेपर 2 एसएसटी के लिए कंप्लीट निचोड़ आपको कराने वाला हूं। सिलेबस के जितने भी टॉपिक आपके हैं वो सभी टॉपिक यहीं पर आपके ख़त्म कर दूंगा। पेपर से पहले यह वीडियो एक अंतिम रिवीजन का काम करेगी। सीरियल से आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन यहां पर कराने वाला हूं, जो कि कंप्लीट रिवीजन आप लोगों का यहां पर हो जाएगा। यह वीडियो तीव्र गति से चलेगी। कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व कराने का प्रयास करूंगा। चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को यहां पर शुरू करते हैं। और आपको बता दूं, 7 और 8 फरवरी को आप लोगों का पेपर है। पेपर में जितने भी सोशल साइंस एसएसटी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वे सभी क्वेश्चन इसी वीडियो से आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं जो पेपर में हमेशा आया करते हैं, और उनसे जुड़े हुए भी क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ताकि कंटेंट के साथ कॉन्सेप्ट भी आपका पूरा क्लियर हो जाए। कोई भी दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा और पेपर के दिन पूरा क्वेश्चन पेपर आपका छपा मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा विषुवत रेखा को जाना जाता है। विषुवत रेखा का दूसरा नाम क्या है? भूमध्य रेखा के नाम से भी विषुवत रेखा को जाना जाता है, जो कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा का मान 0 अक्षांश होता है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। किसके बारे में? ग्लोब के बारे में। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, करेक्ट हो जाएगा। ये अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, ये भी बात करेक्ट हो जाएगी। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, ग्लोब सही हो जाएगा। यह अंडाकार आकृति में है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसकी आकृति कैसी है? भू-आब जैसी आकृति है। ग्लोब की आकृति कैसी है? भू-आब जैसी आकृति है। तो यहाँ पर डी आपका गलत हो जाएगा। जहाँ जहाँ पर डी आपका दिया रहे उसको सबसे पहले आपको काटने का काम करना है। मैंने यहाँ पर काट दिया। आपका राइट आंसर बचा डी विकल्प। ए बी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पेपर में ऐसे ही आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, कथन वाले, ठीक है ना। उसके बाद अगला आपके सामने यहाँ पर कहता है, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं। क्यों प्राप्त करते हैं? यह महासागरों से घिरी है। दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। यह स्थल रुद्ध है। यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए, है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, अधिक ऊष्मा वहां पर उत्पन्न होती है। सूर्य की किरणें तिरछी कहां पर पड़ती हैं? तो आपके ध्रुवों की तरफ तिरछी किरणें पड़ती हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका बी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। किससे मिलकर के बना है? उपग्रह, ग्रह, ध्रुव तारा, ग्रह, सूर्य, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सप्तऋषि, नक्षत्र मंडल, ग्रह, सूर्य। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी विकल्प। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड से मिलकर हमारा सौर मंडल का निर्माण होता है। सूर्य क्या है बताओ? सूर्य आपसे पूछ ले पेपर में, सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है। ग्रहों के पास प्रकाश होता है या नहीं होता है आपको पता होना चाहिए। ग्रहों के पास कोई प्रकाश नहीं होता, इनके पास प्रकाश नहीं होता है। ये तारों की सहायता से प्रकाशित होते हैं, ठीक, समझ गए आप लोग। उसके बाद अगला देखो, यहाँ पर कहता है, एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? आखिर ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं किस कारण से खींची गई हैं? इनका उद्देश्य क्या है आपको बताना है। पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए, ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए नहीं। ये पृथ्वी पर हल रेखाएं हैं, पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती हैं। ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए ये भी नहीं, ये भी नहीं। राइट आंसर आपका पहला विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए ग्लोब पर अक्षांश व देशांतर रेखाएं उद्देश्य पूरा करती हैं। उसके बाद अगला आपके सामने है, यहाँ पर कहता है, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। तो ग्लोब आपका हो जाएगा, है ना।
ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक निरूपक एक प्रतिरूप है। ग्लोब आपके छोटे हो सकते हैं, बड़े आकार के भी हो सकते हैं, ग्लोब का आकार जेब में रखने योग्य भी हो सकता है, ग्लोब को घुमाया जा सकता है ना, ये स्थायी नहीं है, ग्लोब आपके स्थायी नहीं है, इनको घुमाया जा सकता है, ये भी पेपर में आया करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं, बताओ कौन सी दो गैसें वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती हैं। सभी को पता होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है 78%, ऑक्सीजन का 21% आपके वायुमंडल में ये पाया जाता है। ये सर्वाधिक दो ही आपकी गैसें पाई जाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है, भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया होगा। अब पठार की बात की गई है, यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हो गए थे जब जुलाई 2024 का पेपर हुआ था, कई बच्चे इसको गलत करके आ गए थे पेपर में, ठीक है ना, तो वही गलती आपको पुनः रिपीट नहीं करनी है। अब यहाँ पर सारे रंग मैं आपको यहीं पर समझा दूंगा। पठार को हमेशा पीले रंग से दर्शाया जाता है। पठार को किस रंग से दर्शाया जाता है, पीले रंग से दर्शाया जाता है। यहाँ पर लिख देता हूँ, पीला आपका हो जाएगा पठार को दर्शाने के लिए पीला रंग। भूरा रंग आपके पर्वत को दर्शाने के लिए भूरा रंग। हरा आपके जल को दर्शाने के लिए, घास स्थल को दर्शाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ से पेपर में क्वेश्चन आपका बन सकता है। राइट आंसर मैंने आपको पीला बता दिया। किसी भी पठार को दर्शाना हो भौतिक मानचित्र में, और भौतिक मानचित्र में आपके पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, घाटी, महासागर, महाद्वीप ये आते हैं, ठीक, उसको बोलते हैं फिजिकल मैप। समझ गए आप लोग अच्छे ढंग से। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कहता है, पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ो और उत्तर दो। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, करेक्ट बात हो जाएगी। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो कक्षीय सतह से 33.5 का कोण बनाता है। नहीं, 33.5 का नहीं बल्कि 66.5 का कोण बनाता है। ये बात आपकी सरासर गलत हो जाएगी। दूसरी बात गलत, पहली बात सही, तो केवल ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। दोनों बातें मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद अगला आपके सामने है यहाँ पर क्वेश्चन, दिए गए कथनों ए और आर पर विचार करो। एक आपका कथन है, दूसरा आपका कारण है, इंपॉर्टेंट है, जुलाई 2024 में आया है। जो स्थान ग्रीनिच के पश्चिम में है, अब जो स्थान पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। हमने कई बार आपको बताया पीछे पासे पा अर्थात पश्चिम से पीछे। जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका पीछे होगा और जो आपके पूरब में है उनका टाइम आगे होगा। पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। ये बात गलत है। सूर्य जो पृथ्वी चक्कर लगाती है पश्चिम से लगाती है। पृथ्वी चक्कर कैसा लगाती है सूर्य का, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, ना कि पूरब से पश्चिम की ओर लगाती है। यहाँ पर ये विपरीत कर दिया इसलिए गलत है। पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, बात ख्याल में रख लेना। पेपर में कई बार घुमा के इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे कंफ्यूजन में करने के लिए पूछा जाता है। केवल और केवल ए करेक्ट हो जाएगा, ये दूसरा आपका गलत यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच के 30 डिग्री पूरब में समय क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन लिख के ले लो। एक क्वेश्चन पेपर में 1-2 आपको देखने को मिलेंगे, दोनों तारीखों को देखने को आपको मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व करने का मैंने कई बार आपको बताया है और ये भी क्वेश्चन दूसरा भी इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले समझो, 24 घंटे में 360 घूमती है तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, ठीक। अब 15 डिग्री बराबर 1 घंटा हो गया ना, तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 2 घंटा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 2 घंटा हो जाएगा। अब पूरब का टाइम पूछा, हम आपको बता चुके हैं पूरब का टाइम हमेशा जोड़ा जाता है, अर्थात आगे किया जाता है ग्रीनविच के टाइम से। अब ग्रीनविच में दोपहर का 12 बज रहा है, अब 2 घंटा आगे करो ना, 12 के बाद 1, 1 के बाद 2, तो कितना बजेगा, 2 बजे अपराह्न बजेगा। राइट आंसर पहला विकल्प हो जाएगा। अगर मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा, क्वेश्चन को भूल जाओ, मेरी 3 बातों को समझ लो। पहली बात, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट ख्याल में रख लेना। अगर पूरब का टाइम पूछा जाए, जैसे यहाँ पर पूरब का पूछा गया था, तो पूरब का टाइम हमेशा आपको जोड़ देना या आगे कर देना है। अगर पश्चिम का टाइम पूछा जाए आपसे,
पश्चिम का पूछा जाए तो आपको पीछे कर देना है, पश्चिम का आपको पीछे करना है अर्थात घटाना है। 1 डिग्री में 4 मिनट। अब जैसे क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतना पूछा है, ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तो ग्रीनिच के 30 डिग्री पूरब में क्या होगा? मैं आपको बताया हूँ 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं। अब 30 डिग्री को बनाना है आपको मिनट में, तो इसमें आपको करना पड़ेगा 30 का गुणा बराबर 120 मिनट। अब 120 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे, 120 मिनट में आप कहोगे कि 2 घंटे होते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब 2 घंटे आपने निकाल लिया। पूरब का पूछा है, पूरब का मतलब आगे का अर्थात जोड़ना है, तो 12 बजे बज रहे हैं ग्रीनविच में, तो इसमें 2 घंटा ऐड करोगे तो आपका 2 बज जाएगा दोपहर का। समझे मित्र? उसके बाद इस क्वेश्चन को समझो तो आप लोग समझ पाओगे। यदि ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? अब यहाँ पर पूर्व का पूछा है, पूर्व का मैं आपको बताऊं क्या करना पड़ेगा। पूर्व का आपको आगे करना पड़ेगा अर्थात आपको ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। पहली बात क्लियर। अब मैं आपको बता चुका हूं 1 डिग्री बराबर आपका 4 मिनट होता है, सिंपल सी बात। अब यहाँ पर 45 डिग्री का खेल है। अब 45 का गुणा आप लोग 4 डिग्री में करोगे तो आपका मिनट सामने निकल के आएगा 180 मिनट। अब 180 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करो, 1 घंटा 60 मिनट का होता है, तो 180 मिनट कितने घंटे का होगा? 60 का भाग करोगे तो 3 घंटा आपका सामने निकल के आ जाएगा। 3 आवर्स अर्थात 3 घंटा। अब पूरब का पूछा है, पूरब का मतलब आगे होगा 3 घंटा। अब 12 बज रहा है, इसमें 3 घंटा ऐड करोगे, 3 बजे बज जाएगा आपका अपराह्न, दोपहर का 3 बज जाएगा। सिंपल सी बात है। 2-3 बातें आपको 3 बातें ख्याल में रख ली हैं। पहली बात आपको 1 डिग्री बराबर 4 मिनट को ख्याल में रख लेना है। दूसरी बात पूरब का पूछा जाए तो आपको जोड़ना है अर्थात आगे का बताना है। तीसरी बात मैं आपसे क्या कहा हूँ, तीसरी बात मैंने आपसे कही अगर पश्चिम का पूछा जाए तो मेरे मित्र पीछे कर देना, तो घटा देना। ये 3 बातें ख्याल में आपने रख ली तो ग्रीनविच का टाइम सा कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको मिनटों नहीं सेकेंडों में उड़ा दोगे। ठीक, अभी आगे आएगा क्वेश्चन फिर मैं आपको बताऊंगा। राइट आंसर 3 बजे यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा दोस्तों ये है एक क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर है सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जाएगा? 2012 में आया था। शायद इस बार आपसे कह दे कि 2026 को कैसे लिखा जाएगा, 2027 को कैसे लिखा जाएगा, तो इसको लिखेंगे एडी, एनो डोमिनी अर्थात वर्तमान काल, एडी। तो एडी 2012 इसको लिखा जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित 2 कथनों ए और बी पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, ये मैन्युस्क्रिप्ट की बात हो गई। और अभिलेख जो हुआ करते थे वो पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्णित किए जाते थे। दोनों बातें आपकी करेक्ट हो जाएंगी, दूसरा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है बीसीई का तात्पर्य क्या है? बीसीई बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कंटेम्परेरी एरा, बिफोर सीजर एरा। इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। बीसीई का मतलब बिफोर कॉमन एरा, इसका मतलब होता है। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा। ठीक, एडी का मतलब एनो डोमिनी होता है जो कि वर्तमान काल, इसको ईसा पूर्व बोलते हैं, ईसा मसीह के जन्म से पहले का टाइम, इसको भी वही बोलते हैं ईसा मसीह के जन्म से पहले का टाइम। एडी बोलते हैं वर्तमान काल जो वर्तमान में चल रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन पेपर में हमेशा आया है पुरुष और महिला कंकाल अवशेषों के अध्ययन उनमें विविध करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। मैंने आपको बताया है कि हड्डियों की संरचना पर, क्योंकि बड़े कूल्हे की हड्डी एक महिला को दर्शाती है, क्योंकि महिला बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी कमर का जो कूल्हे की हड्डी होती है वो बढ़ जाती है, तो इससे इतिहासकार अनुमान लगा लेते हैं। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं अलग अलग तरीकों से। इसको तभी समझ पाओगे जब मैं अलग अलग तरीकों के क्वेश्चन यहाँ पर आपको करा दूँ। यहाँ पर एक बात आप लोगों को समझ लेना बहुत उपयोगी है, कंकालों का अध्ययन। छोटे आकार के कंकाल, बच्चे या बच्ची का कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। इतिहासकार नहीं बता सकते हैं कि यह कंकाल बच्ची का है या बच्चे का है। कैसे पता करें कंकाल स्त्री का है या पुरुष का है?
कंकाल के साथ आभूषण गहने भी दफनाए जाते थे। गहने आभूषण वाले कंकाल को महिला का कंकाल मान लिया जाता था, लेकिन समस्या थी कि अक्सर पुरुष भी प्राचीन काल में आभूषण पहनते थे, तो इससे भी पता नहीं चलता था। फिर कैसे पता चलता था? हड्डियों की जांच से पता चलता था, जिसकी मैं बात कर रहा था। कंकाल का लिंग अर्थात स्त्री पुरुष पहचानने का सबसे बेहतर तरीका हड्डी की जांच है। महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसलिए इतिहासकार इसको जान सकते हैं कि यह कंकाल महिला का कंकाल है, क्योंकि कूल्हा पुरुषों से अधिक उनका चौड़ा या बड़ा हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर एक महापाषाण समाधान में 2 कंकालों के अवशेष थे। दोनों कंकालों में से महिला के कंकाल का पता लगाना है, तो क्या करोगे? तो हड्डियों की संरचना देखनी पड़ेगी, यही करेक्ट हो जाएगा। कंकाल के आभूषण महिला भी पहनते थे, पुरुष भी पहनते थे, इससे कोई पता नहीं चलेगा। कंकाल के आकार से भी पता नहीं चलेगा। कंकालों के साथ दफनाए गए भोजन के पात्र या आभूषण कुछ भी हो, उससे भी नहीं पता चलेगा। सिर्फ हड्डियों की संरचना से महिला के कंकाल का पता लगाया जा सकता है। उसके बाद एक और अन्य प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आया है, पुरुष और महिला कंकाल अवशेषों के अध्ययन और उनमें विभेद करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। तो हड्डियों की संरचना पर, क्योंकि बड़े कूल्हे की हड्डी एक महिला को दर्शाती है। जितने भी मित्रों को पेपर से पहले खुद से अंतिम रिवीजन करने की आवश्यकता है, तो मैं उनसे कहूंगा आपके पास मात्र 5 घंटों का टाइम होना चाहिए। पेपर देने से पहले 5 घंटे का टाइम। यहाँ पर जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन का PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा विद आंसर के साथ। ये लेना कैसे है? दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये PDF आप लोग प्राप्त कर सकते हो। इसमें कंप्लीट SST का नोट्स भी रहेगा, पूछे गए सभी वर्षों के PYQ क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। पेपर देने से पहले एक नज़र डाल के आप लोग देखोगे, मात्र आपको 3 से 4 घंटा दे देना है, आपका पूरा 60 नंबर का SST कवर हो जाएगा। क्योंकि पेपर से पहले एक अंतिम रिवीजन का काम यही नोट्स और PYQ आपका करेगा। नोट्स का प्राइस 199 रुपये है, परंतु पेपर का अंतिम दौर है। एक बार आप मैसेज करके तो देखो, कॉल करके तो देखो, डिस्काउंट पर आपको नोट्स मिल जाएगा, इसमें से आपका कम कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और इन नोट्स में पूरा आपको थ्योरी मिलेगा, पूरे सभी वर्ष के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी मिलेगा। या तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लेना, उसका उत्तर पढ़ लेना, तो भी आपका एक नज़र में पूरा रिवीजन हो जाएगा पेपर से पहले। और पूरा पेपर यहीं से आपको डायरेक्ट छपा मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा मटेरियल मैंने आप लोगों के लिए ही तैयार किया है, वो भी कंटेंट के साथ, थ्योरी के साथ और आपके PYQ क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कथन और कथन कारण है। यहाँ पर इतिहास मिथ्या है। इतिहास क्यों मिथ्या है? इतिहास स्रोतों की व्याख्या पर आधारित है। यहाँ पर इतिहास आपका मिथ्या अर्थात बिल्कुल टोटली गलतियों से भरा हुआ है। क्या ऐसा इतिहास है? बिल्कुल ये बात गलत दी गई है। पहली बात यहाँ पर कैसी है? गलत हो जाएगी। इतिहास मिथ्याओं से भरा हुआ नहीं है, ये बात गलत है। परंतु इतिहास स्रोतों की व्याख्या पर आधारित होता है, क्योंकि स्रोत के बिना आपका इतिहास नहीं हो सकता है, ये बात सही है। ए गलत बी सही, ए गलत बी सही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं? तो चूना पत्थर से बने औजार कहाँ पर से आपके प्राप्त हुए हैं? तो ये चूना पत्थर के औजार आपके हुंसगी, कहाँ से? हुंसगी। हुंसगी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में है आपका हुंसगी पुरा स्थल, जहाँ से चूना पत्थर के औजार आपके मिले हैं। और यहाँ पर आपके क्या 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 बोलते हैं, जहाँ पर निर्माण किए जाते हैं स्थलों का भी यहाँ पर मिले हैं। कैसे स्थल? पूरा स्थल, ठीक है ना। बस्ती के अवशेष या महल जैसे अवशेष भी देखने को मिले हैं। और इनाम गांव ये घोड़ नदी के किनारे है महाराष्ट्र में, ठीक। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में है। ब्रह्मगिरी आपका ये भी कर्नाटक में है। ये इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। मुझे लगता है कि मैं आपको जितने भी प्राचीन काल के पुरापाषाण स्थल हैं उनको एक नज़र डाल के आपको करा दूं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर यहीं से पक्का हो जाएगा। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मात्र 1 मिनट का टाइम लूँगा पूरा स्थलों को समझाने में, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। सबसे पहले समझ लो, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से शैल चित्रकला मिले हैं। जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण यहाँ पर मिला है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला से।
उसके बाद एक आपका पूरा स्थल है भीमबेटका, गुफाएं व कंदराएं मिली हैं जहां पर लोग रहते थे। यहाँ बारिश धूप हवा से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास में हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक पूरा स्थल है आपका कुरनूल, कुरनूल की गुफा, जहां पर राख के अवशेष मिले, राख अर्थात भस्म के अवशेष मिले। आग का प्रयोग मांस भूनने व प्रकाश उत्पन्न करने, खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए किया जाता था, ठीक है ना। उसके बाद एक बुर्ज होम है। ये बुर्ज होम से भी क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इसमें उन्हें ठंड के मौसम से सुरक्षा मिलती थी। कहाँ पर? बुर्ज होम, जो कि कश्मीर में है। और यहाँ पर झोपड़ियों के अंदर बाहर आग जलाने की जगह भी मिली है, इसलिए लोग मौसम के अनुसार अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। चूल्हों के अवशेष जिस पर खाना पकाया जाता है, जिसको चूल्हा बोलते हैं, चूल्हे के अवशेष झोपड़ी के अंदर व बाहर दोनों जगह से मिले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक तो आपका मेहरगढ़ है, इसको भी समझ लो क्योंकि ये आपके पूरा स्थलों के नाम दिए गए हैं पाठ्यक्रम में। मेहरगढ़ ईरान जाने वाले रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। स्त्री पुरुष ने सबसे पहले इस इलाके में गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। विभिन्न प्रकार के जानवर की हड्डियां मिली हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर लोगों ने जानवरों को भी पालतू बनाया। हिरण, सुअर, भेड़ बकरी मिले हैं। मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। हर घर में 4 से ज्यादा कमरे थे, जिनमें कुछ भंडार के काम में भी आया करते थे, ठीक है ना। इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भारत में शुतुरमुर्ग मैं आपको बता चुका हूं। भारत में पूरा पाषाण युग में शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र का एक पटनेपुरा स्थल है, वहां से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। उसके बाद ये क्वेश्चन है, पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग हुआ करते थे। बी विकल्प करेक्ट है आपका। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से अवशेष मिले हैं, मैं आपको बता भी चुका हूँ, ठीक। पूरा पाषाण युग में शुतुरमुर्ग होते थे। क्यों, कहाँ पर मिले हैं? तो महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में मिले हैं। बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। दोनों यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। उसके बाद मेहरगढ़ से इस प्रकार का क्वेश्चन 2018 में आया है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास उपजाऊ मैदान है। यहाँ खेती पशुपालन के साथ मिले हैं। दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद मेहरगढ़ से पुनः क्वेश्चन 2024 में पूछ लिया गया था। मेहरगढ़ वह स्थान जहाँ लोगों ने पहली बार चावल उपजाया। मक्का ये गलत है, मक्का नहीं, यहाँ पर गेहूँ और जौ। मेहरगढ़ में हिरणों, भेड़ व बकरियों की हड्डियां पाई। मेहरगढ़ में घर चौकोर व आयताकार थे। ये बात करेक्ट हो जाएगी। बी और सी करेक्ट है, बाकी सब यहाँ पर गलत है, ठीक। तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। और जितने भी मित्र अगर वाकई में पहली बार पेपर को क्रैक करना चाहते हो, अगर आप संघर्षशील हो, किसी चीज को आप लोग कल पर नहीं टालते हो, आप लोग तत्काल करने को आतुर हो, तो मैं आपसे अंतिम रूप से कहूंगा, पेपर का अंतिम दौर है। आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास मात्र मैं आपसे कह दूं 5 घंटे का टाइम हो तो भी आप लोग पूरा सिलेबस को निचोड़ सकते हो। सिर्फ आपके भीतर हिम्मत होनी चाहिए। दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये वाली सुंदर से सुंदर पीडीएफ प्राप्त करो, रिवीजन करो अच्छे से, पेपर को छाप दो जा करके। पूरा आपको यहीं से मिल जाएगा छपा हुआ पेपर, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आपका रहेगा। हुंजगी को समझो फटाक से, कर्नाटक में है। पूरा पाषाण युग में पूरा स्थल मिले, कई प्रकार के औजार यहाँ पर मिले। संभवतः आवास उद्योग स्थल, यही मैं बता रहा था, आवास और उद्योग के स्थल यहीं पर मिले। चूना पत्थर से औजार भी मिले। ये 2-3 बातें। दार्जिलिंग हेडिंग, ये असम में है, नवपाषाण कालीन स्थल। ये पूरा स्थल चीन म्यांमार की ओर जाने वाले ब्रह्मपुत्र घाटी की पहाड़ी पे है। खरल और मूसल के अवशेष यहीं पर मिले। एक नज़र में जगहों को जान लेते हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, चावल जानवर की हड्डी महागढ़ा उत्तर प्रदेश में, और गुप्रकाल कश्मीर में, बुर्ज होम कश्मीर में, चिरांद बिहार में, हल्लूर आपका आंध्र प्रदेश में। हल्लूर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। पयमपल्ली कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। यहाँ पर काला चना आपका मिला है, ठीक है ना। अब ऐसे पूरा स्थलों से पेपर में जब क्वेश्चन पूछने की बारी आती है तो एग्जामिनर क्या करता है? प्राथमिक स्रोतों के स्थान यहाँ पर बताओ, मिलान करो फटाक से। पयमपल्ली अभी मैंने बताया, काला चना कर दो मिलान, एका थर्ड के साथ कर दो मिलान, एका थर्ड के साथ कर दिया मिलान, ठीक। और कोल्डी हवा ये आपके उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर चावल और जानवरों की हड्डियों के अवशेष आपको मिले हैं। तो बी का चौथा सिर्फ इसी में दिया गया, किसी में नहीं है, तो पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और महागढ़ा यहाँ ये भी उत्तर प्रदेश में है, चावल और मवेशी। दार्जिलिंग हेडिंग से आपका क्या मिला है? खरल और मूसल के अवशेष मिले हैं दार्जिलिंग हेडिंग।
जो कि आपका असम में है। कहाँ पर है? ये वाला असम में है पूरा स्थल। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक। और उसके बाद एक क्वेश्चन कराऊं, फिर मैं आगे आपसे बात करूंगा। भारत में 4 पुरातात्विक स्थलों के नाम दिए गए हैं, पयमपल्ली, भीमबेटका, हुंसगी, बुर्ज होम। अब इनको उत्तर से दक्षिण दिशा में लगाना है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा पेपर में। अब तभी लगा पाओगे जब आपको इनके स्थान पता हो। पयमपल्ली कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश अर्थात दक्षिण भारत। भीमबेटका आपकी मध्य प्रदेश एमपी में हो जाएगा। हुंसगी आपका कर्नाटक में हो जाएगा, कर्नाटका में। बुर्ज होम आपका कश्मीर में हो जाएगा। अब उत्तर से दक्षिण, अब इन स्थानों में उत्तर सबसे ऊपर कौन सा होगा? जैसे उत्तर दक्षिण, उत्तर आपका ये, दक्षिण ये, पूरब आपका ये, पश्चिम ये। अब उत्तर से लगाना, ऊपर से नीचे की तरफ आना है, तो सबसे ऊपर कौन सा होगा? बुर्ज होम। कश्मीर आपका उत्तर, उत्तर में पड़ेगा सबसे ऊपर, तो डी सबसे पहले आएगा। डी सिर्फ फोर्थ विकल्प में है, तो फोर्थ विकल्प आंख बंद करके मार देना पेपर में, ठीक। उसके बाद बी आएगा, बुर्ज होम के बाद कश्मीर के बाद आपका मध्य प्रदेश का नंबर आएगा। मध्य प्रदेश के बाद हुंसगी आपका कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे पयमपल्ली आंध्र प्रदेश आपका आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर के दौरान आप लोग सोल्व कर लेना, और जितने भी मित्र रिवीजन बाकी में करना चाहते हो तो ले लेना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर कहता है, आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए, नाचते गाते हुए एक रूढ़िवाद के रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः क्या होगा? अब रूढ़िवाद के रूप में इनको प्रदर्शित किया गया है। आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहना दिए गए, और वो जो मुकुट लगाते हैं उनका मुकुट लगा दिया गया, नाचते गाते हुए रूढ़िवाद के रूप में प्रदर्शित किया गया। इसका परिणाम क्या होगा? संसार का ध्यान गरीब आदिवासियों की समस्याओं की ओर आकर्षित होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार के समूह के प्रति भेदभाव होता है। आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है। रूढ़िवाद धारणा कभी भी प्रोत्साहित नहीं करती है, ये निगेटिव होती है, ठीक। नहीं विविधता को प्रदर्शित करेगी, ये भेदभाव को दिखाएगी। क्या दिखाएगी? क्योंकि रूढ़िवाद धारणा के रूप में किसी चीज को दिखाना खुद में एक भेदभाव का ही परिणाम बनता है। उसके बाद विविधता को बढ़ावा देता है। रेलगाड़ी में यात्रा करना, अपनी मातृभाषा में बोलना, अपने त्योहार को मनाना, अपने गांव जाना, तो विविधता आपकी हो जाएगी अपनी मातृभाषा में बोलना। कोई हिंदी, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, असमिया, मलयालम जैसी भाषाएं बोलता है, उर्दू, फारसी बोलता है, तो ये विविधता हो जाएगी। लोगों के धर्म, रहन सहन, है ना, ये सब क्या है? ये खुद में एक विविधता है। भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है, ठीक। अब उसके बाद भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता का मुहावरा किस नेता ने दिया? तो चाचा नेहरू को याद कर लेना। तो इन्होंने विविधता में एकता का मुहावरा दिया। इनकी किताब पेपर में पूछी गई है, भारत की खोज। क्या? भारत की खोज किताब किसने लिखी? तो चाचा नेहरू ने किताब लिखी, और इन्होंने ही इसी किताब में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में विविधता में एकता का मुहावरा दिया है, ठीक। लौह पुरुष सरदार पटेल को बोलते हैं। अगला देखो, विविध समाज के संदर्भ में कौन सा सही है? विविध, जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं, जिसमें भाषा, धर्म, संस्कृति में समानताएं, जिसमें भाषा, संस्कृति में, धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं दोनों हों, यही करेक्ट हो जाएगा। असमानताएं नहीं पाई जाती, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? कई बार आपको बताया है, लद्दाख को छोटा तिब्बत बोलते हैं, और छोटा तिब्बत बोलते हैं। इसके 3 कारण पेपर में आपके आ चुके हैं, वो 3 कारण मैं फिर से लिखना चाहूँगा। एक तो आपका भोजन में समानता पाई जाती है। दूसरा आपका भाषा में समानता पाई जाती है। तीसरा धर्म की समानता पाई जाती है। यहाँ पर बौद्ध और मुस्लिम लोग रहते हैं। कौन? बौद्ध और मुस्लिम। भाषा में समानता, भोजन में समानता, इसीलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत बोलते हैं। किसको? लद्दाख को छोटा तिब्बत के नाम से जानते हैं। पुनः क्वेश्चन, विविधता में एकता का मुहावरा किसने दिया? तो चाचा नेहरू को याद कर लेना, मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद विविधता का उचित प्रतीक, क्योंकि टॉपिक पेपर का आपके सिलेबस का पॉलिटी का पहला चैप्टर का टॉपिक है विविधता और भेदभाव। तो विविधता जब सिलेबस का टॉपिक है तो वहाँ से क्वेश्चन पेपर में भर भर के आया करते हैं। तो विविधता क्या होगा? विविधता ये विशिष्टता को स्वीकारता है। असमानता गलत, भेदभाव गलत, एक रूपता गलत, बल्कि एक रूपता नहीं बल्कि अनेक रूपता होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। केवल ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने के कारक कौन से हैं? आखिर बंगाली भाषा एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो गई, इसका कारक
वाणिज्यिक समझौते भी हैं, राजनीतिक समझौते भी हैं। वाणिज्यिक समझौते कैसे? जब भारत में अंग्रेज लोग आ गए तो क्षेत्रीय भाषा के रूप में व्यापार बढ़ा आपका, ठीक, बंगाली क्षेत्र में, तो वहीं पर इन्होंने कंपनियां स्थापित की, सब कुछ किया, आपको पता होगा। राजनीतिक समझौते, तो यहीं से सब कुछ हुआ, पता है। तो दोनों ही कारक आपके यहाँ पर हो जाएंगे करेक्ट, सी विकल्प। उसके बाद 700 वर्ष पहले केरल की विविधता, यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी यात्री ने लिखा था? वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, पता होना चाहिए आपको। इब्न बतूता शंकराचार्य, राइट आंसर आपका हो जाएगा इब्न बतूता। ये कहाँ का है भाई? ये मोरक्को का है। इब्न बतूता मोरक्को का है। इसकी एक किताब अर्थात बुक का नाम भी ख्याल में रख लेना, रेहला। रेहला, कौन सी किताब? रेहला इसकी किताब का नाम है। और इसने मुस्लिम समुदायों के बारे में इसने कह दिया कि मुसलमानों की बहुत बड़ी इज्जत है, मुसलमानों की यहाँ पर इज्जत है। किसने कहा? इब्न बतूता ने यह कहा। उसके बाद रूढ़िबद्ध धारणाओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए, दे लेते हैं ध्यान। ये कथन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा, ठीक, इस प्रकार से कर लेते इसको। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण व क्षमताएं हो सकती है के रूप में देखने से रोकती है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं, करेक्ट हो जाएगा। रूढ़िबद्ध धारणाओं का हम सब पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इनके चलते हम उन कामों को करने का मौका मिलता है जिनमें हम अच्छे होते हैं। क्या है यहाँ पर? रूढ़िबद्ध धारणाओं को हम सब पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इनके चलते हमें उन कामों को करने का मौका नहीं मिलता है। यहाँ पर नहीं होना चाहिए, नहीं मिलता है, जिनमें हम अच्छे होते हैं। सी को गलत कर दो, ए बी को करेक्ट कर दो, ठीक। ए बी सही है, सी गलत है। अब लेकिन सी गलत है, ए बी, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक। उसके बाद निम्नलिखित क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत में आए अरबी चीनी व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव हैं। तो अरब के लोग, चीन के लोग व्यापार करने केरल और आपके लद्दाख में आए थे। केरल जो कि लौंग, इलायची, मसालों के लिए प्रसिद्ध पहाड़ी क्षेत्र में बसा राज्य। लद्दाख उत्तर भारत में, ठीक, जहाँ से चीन के यात्री इसी मार्ग से आए भारत में। अब उसके बाद अगला देखो, यहाँ पर कहता है एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। ये व्यवहार दर्शाता है। तो रूढ़िवाद है ये, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या होता है? उन्हें नकारात्मक रूप से देखना होता है। उत्तम श्रेष्ठ मानना नहीं होता, ये बात गलत है। बी जहाँ जहाँ पर दिखे उसको सबसे पहले आपको काटो। बी यहाँ पर है काटो, यहाँ पर है काटो, यहाँ पर है काटो। ए सी डी बचेगा, राइट आंसर हो जाएगा ए सी डी। बी आपका गलत हो ही गया। तो ये रूढ़िवाद जो पूर्वाग्रही होती है किसी के प्रति, ये अनादर करता है, बेइज्जती करती है, अपमान करती है, भेदभाव करती है, नकारात्मक रूप से लोगों को देखने का काम करती है। अगला देख लो आप लोग। अब पेपर में क्वेश्चन आया किस कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत बोलते हैं? तो मैंने आपको बताया समान भोजन, धार्मिक समानता, भाषा की समानता के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत बोलते हैं। भौगोलिक सामीप्य नहीं होगा। ए जहाँ जहाँ पर आपको दिखेगा उसको फटाक से हटा देना है। बी सी डी राइट आंसर आपका बचेगा, हो जाएगा। आगे देखो, कथन और कारण को देख लो। रूढ़िवाद धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे होते हैं, रोक लेती है। कारण है कि रूढ़िवाद धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती हैं, उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। कथन और कारण दोनों आपके कैसे हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। पहला दूसरा दोनों आपके सही जवाब यहाँ पर हो जाएंगे। बंगाल में प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूह द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अच्छे कर्म किए। समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए, परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए।
तो आपको पता है बंगाल में प्राय उन व्यक्तियों या समूह के द्वारा मंदिर और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन गए। तो ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता को घोषित करने के लिए तथा अनुयायी बनाने के लिए ये मंदिरों का निर्माण किया करते थे। पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है मध्यकालीन भारत में मंदिरों को के केंद्र के रूप में माना जाता था। सूफी आंदोलन, वास्तुकला, सांस्कृतिक गतिविधियों, बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार। तो मध्यकालीन भारत में मंदिरों को सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता था। सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता था। जैसे चोल काल के मंदिर को मैंने कई बार आपको बताया है। चोल काल के जो मंदिर थे दक्षिण भारत में, वो आपके सांस्कृतिक आर्थिक जीवन के केंद्र बिंदु थे। वहाँ पर कांस्य प्रतिमाओं का भी निर्माण किया जाता था, मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद तंती मोमिन देवंग समुदाय के लोग किसमें लगे थे बताओ? तो ये बुनने के काम में लगे थे, बुनने के काम में लगे थे, बुनकर थे ये तंती मोमिन देवंग समुदाय। उसके बाद अगला है बिदरी क्या था बताओ? बिदरी, बिदर में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार, बिदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार, बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम, यही हो जाएगा, जड़ाऊ काम था आपका। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद पीतरा ड्यूरा क्या था बताओ? ये दोस्तों भवनों को सजाने की शैली है, भवनों को सजाने की एक शैली है, ना कि यूनानी देवता, ना कि धात्विक तकनीकी उत्तराधिकार की भूमिका भी नहीं। भवनों को सजाने की शैली को पित्रा ड्यूरा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है सूफी संत के मकबरे को? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या? दरगाह हो जाएगा। मकबरे को दरगाह के नाम से जाना जाता है। जब सूफी संत की मृत्यु होती है, जब उसकी फौत होती है, मौत होती है, मकबरे को बनाया जाता है, उसको दरगाह बोला जाता है। दरगाह पूजनीय हो जाती है लोगों के लिए, ठीक, उसको दरगाह बोलते हैं। अब ईदगाह क्या है? ये एक प्रार्थना स्थल है, क्या, जहाँ पर लोग प्रार्थनाएं करते हैं, इबादत करते हैं, प्रार्थना, ठीक, ईदगाह है। और खानकाह क्या है? ये एक बैठक है, यानी कि जहाँ पर बैठकों का आयोजन किया जाता है, उस जगह को जहाँ पर धार्मिक चर्चाएं की जाती हैं। सूफी संत बतलाता है ना, शिष्यों को, अपने मुरीदों को, तो उनको खानकाह के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा दरगाहे। उसके बाद अगला यहाँ पर देखो, हिरण्य गर्भ अनुष्ठान किसने कराया था, या क्या था ये बताओ? पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हिरण्य गर्भ अनुष्ठान एक आपका था दंती दुर्ग। कौन था भाई? दंती दुर्ग। ये बड़ा शक्तिशाली राजा बन गया, इसने अपने राजा की अधीनता को अस्वीकार कर दिया, उसको पराजित कर दिया, युद्ध के मैदान में उसको परास्त कर दिया, ठीक, और अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो हिरण्य गर्भ अनुष्ठान उसी ने कराया था। इसका मतलब होता है राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो, ठीक, तो हिरण्य गर्भ अनुष्ठान करा ले तो वो क्षत्रिय कहलाने लगता था। अब हिरण्य का शिकार करने से पहले, अब कई मित्र जब पेपर देने जाते उसमें हिरण्य लिखा है, हिरण्य का मतलब एक जानवर हो गया, तो जानवर का शिकार करने से पहले अनुष्ठान किया जाता होगा। कई लोग इसको टिक कर देंगे, जो एक नंबर आपका एकदम कट जाएगा। ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान से समझना है चीज़ों को, वही मैं आपको काम कर रहा हूँ समझाने का ही, ठीक। तो हिरण्य गर्भ को आपने समझ लिया, किसने कराया? दंती दुर्ग ने कराया। तो बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से इसको समझ लो, अच्छे से समझ लो। चलो यहाँ पर एक बात को आप लोग समझो, राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजा के राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग, अब दंती दुर्ग को ही मैं आपको बताने वाला था, ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्य गर्भ, सोने का गर्भ, हिरण्य का यहाँ पर अर्थ है सोने का गर्भ। पेपर में दो प्रकार से पूछ सकता है, या तो कहेगा सोने का गर्भ क्या है, या तो पूछेगा हिरण्य गर्भ क्या है। दोनों को एक ही आप लोग समझ लेना, ठीक। तो नामक अनुष्ठान इसने करा लिया। किसने सबसे पहले कराया? तो दंती दुर्ग ने इसको सबसे पहले कराया। अब उसके बाद हिरण्य गर्भ अनुष्ठान, यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से किया जाता था। तो यह माना जाता था कि इससे याजक
जन्मा क्षत्रिय ना होते हुए भी दोबारा वो क्षत्रिय छत्रत्व प्राप्त कर लेगा। क्षत्रिय ना होगा करा लेगा अगर यह वाला अनुष्ठान, तो वो क्षत्रिय कहलाने लगेगा। ठीक, अब यहीं से आपका क्वेश्चन देखने को मिल जाता है पेपर में। हेरडगर्भ अनुष्ठान तो हमने आपको बताया राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए हो जाएगा। उसके बाद दांती दुर्ग जिसने हेरडगर्भ अनुष्ठान कराया था वह था, तो वह कौन था बताओ? वह राष्ट्रकूट प्रधान था। इसी की मैं बात आपसे कर रहा था। ठीक, तो ये पीडीएफ आप लोग ले सकते हो जो कि बिल्कुल आपको सोल्व क्वेश्चन के साथ थ्योरी के साथ मिल जाएगी फटाक से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? पाइक, पाइक दोस्तों इनसे जबरदस्ती मजदूरी कराई जाती थी। ये बलात् मजदूर थे या बागान में काम करने वाले मजदूर थे, पानी लाने वाले मजदूर थे या अनिवार्य सेना के ही सदस्य थे? नहीं, बलात् मजदूर थे। इनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता था और ये असम में थी पाइक, जिसको हम लोग अहोम को जानते हैं ना, अहोम जनजाति, उसी में आपकी ये पाइक शामिल थी। ठीक, ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद सफ़ी और हनफी क्या बताओ? सफ़ी और हनफी ये इस्लामी न्याय के सिद्धांत हैं। क्या? इस्लाम के न्याय के ये सिद्धांत हैं। दांती दुर्ग जिसने हेरडगर्भ नामक एक अनुष्ठान करवाया था वह कौन था? तो अभी जस्ट मैं आपको बता चुका हूँ, राष्ट्रकूट प्रधान था। कौन? राष्ट्रकूट प्रधान था। अगला, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय? कलमकारी छापा, पंजाब, कर्नाटक, तमिल, आंध्र। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब बताओ? आंध्र प्रदेश होगा या तमिलनाडु होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, कलमकारी छापे के लिए प्रसिद्ध। लगभग 2000 वर्ष पहले निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए थे? रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए आपके कुषाण शासक प्रसिद्ध हुए थे। कौन? कुषाण शासक आपके प्रसिद्ध हुए थे रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए। ठीक, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन लोगों को कन्फ्यूज़न में डालता है कि ये कुषाण ने ये शासन कहाँ पर किया, किस क्षेत्र पर नियंत्रण किया, कौन से सिक्के इन्होंने जारी किए, कौन सा युद्ध लड़ा, है ना। एक क्वेश्चन शायद पूछ लिया जाता पेपर में, और आप मतलब कि रेशम मार्ग चीन को जाता है, कौन कौन से क्षेत्र से गुजरता है, कौन सा केंद्र था, एक नज़र में 1 मिनट में इसको भी समझा दूं ताकि क्वेश्चन यहाँ से बने तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओ। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले समझो रेशम मार्ग और कुषाणों के बारे में। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें शुल्क मतलब कि शुल्क भी और कर तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा दिया करते थे। सिल्क रूट या रेशम का मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। कौन से 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे? पेशावर और मथुरा। तक्षशिला भी इनके राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। तो रेशम मार्ग और कुषाण के बारे में बता दिया। ठीक, अब इनसे क्वेश्चन 2-3 पेपर में आए हुए उनको समझो। कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों पर शासन किया? तो पेशावर और मथुरा से इन्होंने शासन किया। फटाक से देखो। उसके बाद कथन और कारण वाला क्वेश्चन पूछा गया था। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। इन्होंने 2000 साल पहले नियंत्रण किया था। ठीक, कारण क्या है? कुषाणों ने मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया। वे सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे, जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया। तो सोने के सिक्के जारी सबसे पहले किस शासक ने किए? तो कुषाण शासक ने किए। तीसरा राइट आंसर आपका हो जाएगा। कथन और कारण दोनों करेक्ट आपके हो जाएंगे। समझ गए ना? तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछेगा और आप लोग फटाक से जवाब कर देना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? वस्तु विनिमय पद्धति सभी को पता है, वस्तुओं की अदला बदली से व्यापार किया जाता था बिना धन का इस्तेमाल किए। वह व्यापार जिसमें वस्तुओं की अदला बदली में धन का प्रयोग कतई भी नहीं किया जाता था। धन का उपयोग नहीं,
वस्तुओं के लेन देन को आसान बनाती है। यहाँ पर है ये धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है, धन का प्रयोग किए बिना। पहला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बाकी सब गलत। उसके बाद अगला यहाँ पर देखो, गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा कारण था? आखिर ये गजनी ने सोमनाथ मंदिर 1025 में क्यों लूटा? तो ये मंदिर धन दौलत से संपन्न था और ये खजाना लूट ले गया गजनी, और गजनी में पूरा किला या अपना राज्य इसने निर्माण कर लिया। ठीक, क्या होगा जवाब? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों कर दिया? क्यों कर दिया बताओ? अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। उत्तरी भारत से उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था। मंगोलों से बचने के लिए, दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए? नहीं, पहला करेक्ट है। अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। ठीक है ना? तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? या अनाज को ढोने के लिए बंजारों का प्रयोग किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खलजी या खिलजी, इसने प्रयोग किया था बंजारों का प्रयोग, अनाज को अपने एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए। ठीक, तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो ये फारसी व भारतीय शैलियों का आपका मिश्रण यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने बढ़ाया? तो सभी को पता है अकबर, अकबर ने विश्व शांति या सर्वत्र शांति के विचार को बढ़ाया। अकबर ने विभिन्न धार्मिक पंडित, पुरोहित, मौलवी, पादरी जैसे व्यक्तियों को बुलाया धार्मिक चर्चा करने के लिए। तो अकबर ने देखा कि ये अपने धर्म की ही बात करते हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो ये धार्मिक लोग कैसे होते हैं? ये कट्टर होते हैं। तो कट्टर मताधानता पर ये बल ज़्यादा देते हैं, अपनी बातों को ज़्यादा उछालते हैं। तो अकबर की समझ बन गई कि हम किसी भी धर्म को समर्थन नहीं करेंगे, हम सिर्फ विश्व शांति का विचार अपनाएंगे। तो अकबर ने इसको बढ़ावा दिया, जिसमें सारी चीज़ आपकी आ जाती हैं शांति की ओर। अगला, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रस्तुति पाया गया है? तो वलवन, वलवन का नाम आता है। ठीक, अगला देखो, शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? दीवाने आम तो क्या है? राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है, दीवाने आम, यही इसको संदर्भित करता है। राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर देखो, यह किसने लिखा कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? तो उस दौरान का एक इतिहासकार था मिन्हाज ए सिराज। मिन्हाज ए सिराज ने रजिया के बारे में लिख दिया कि रजिया अपने भाइयों से कई गुना अधिक सक्षम और योग्य थी। मिन्हाज ए सिराज। ठीक, मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल भी किया, हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया, जिसमें दक्षिण भारत का समावेश इसने नहीं किया। दक्षिण भारत को इसने नहीं ऐड किया, पंजाब, हरियाणा, सिंधु वाले क्षेत्र को इसने ऐड किया, दक्षिण भारत को ऐड नहीं किया मिन्हाज ए सिराज ने। ठीक, और मिन्हाज ए सिराज ने एक कथन भी लिखे हैं जो पेपर में आते हैं, अभी आपको आगे बता दूंगा। उसके बाद एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिस तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान है। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी, बलवन, फिरोजशाह तुगलक या अलाउद्दीन खलजी? राइट आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खलजी। एक शिलालेख में कहा गया है उसके बारे में कि उसको खुदा के द्वारा चुना गया है, उसमें मोसिस तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान है। वह दिल्ली का सुल्तान कोई और नहीं बल्कि अलाउद्दीन खलजी था। नेक्स्ट, गर्भगृह कुछ आरंभिक या प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। गर्भगृह का मतलब होता है जहाँ पर देवी या देवता की प्रतिमा रखी जाती है, वह स्थान जहाँ धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते हैं। सही गलत है? मंदिरों में वह स्थान जहाँ लोग एकत्रित होते हैं। एकत्रित कहाँ पर होते हैं? एकत्रित जहाँ पर होते हैं उसको बोलते हैं मंडप। क्या बोलते हैं? मंडप में लोग एकत्रित होते हैं, आयोजन किया जाता है। गुफाएं जिन्हें मूर्ति तथा भित्ति चित्रों नहीं, वह स्थान जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है।
करेक्ट आंसर डी विकल्प इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला यहाँ पर देखो आप लोग, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान मेरे मित्र फारसी भाषा थी। कौन सी? फारसी थी। उर्दू मत ठोंक देना, गलत हो जाएगा, एक नंबर कट जाएगा। फारसी थी, ठीक। उसके बाद दिल्ली के सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब ये तवारीख क्या है? तवारीख को ये फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी में इसको बोलेंगे इतिहास, हिस्ट्री, ठीक। इंग्लिश में हिस्ट्री, हिंदी में इतिहास, फारसी में तवारीख। तो इतिहास के लेखक थे सुल्तान के दौरान, ये लिखा करते थे तवारीख। अब ये आखिर लिखा क्यों करते थे, यह पेपर में पूछा है। ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में नहीं लिखी गई, यह आपकी फारसी में लिखी गई। किस भाषा में? फारसी भाषा में इसको लिखा गया। तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद नगरों में रह रहे थे, बिल्कुल नगर जैसे दिल्ली में रह रहे थे। तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत पर बल देते थे। लेखकों द्वारा न्याय संगत पर बल देते थे, करेक्ट हो जाएगा। लेखकों द्वारा तवारीख सुल्तानों से ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गई। ये इनाम पाने के लिए लिखते थे कि राजा या सुल्तान खुश हो जाए और मुझे इनाम दे दे, इसलिए लिख लेते थे ये लोग तवारीख। लेकिन नहीं लिख दिया इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर एक शब्द आया है शायद नगरों में रहे, इसलिए गलत है। ये विशेषकर दिल्ली जैसे नगरों में ही रहा करते थे, शायद कभी गांव में रहा करते हों, लेकिन नगर में ये रहते थे। यहाँ पर शायद जोड़ दिया गया, इसलिए गलत है, ठीक। ये गलत है क्योंकि उर्दू बल्कि होना फारसी चाहिए। थर्ड जवाब इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा आपका। तवारीख से बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक साथ यहीं पर अभी आपको मिल जाएंगे तो करा दूंगा, नहीं मिलेंगे तो देख लेता हूँ, नहीं है मेरे ख्याल से। तो चलिए मैं तवारीख को समझा देता हूँ, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे उनको एक नज़र में फटाक से कराता हूँ। यहाँ पर आप लोग 2 से 3 बातें समझ लो, बस आपका काम चल जाएगा। पहली बात समझो, इतिहास, तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन, जो सुल्तान के शासनकाल में फारसी में लिखे गए। दो तवारीख है ना, ये फारसी में लिखी गई। पहली बात, तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि सुशिक्षित थे, घटनाओं का वर्णन करते थे, शासक को प्रशासन की सलाह भी देते थे, न्याय संगत पर बल भी दिया करते थे। उसके बाद यहाँ पर है पहला पॉइंट इम्पोर्टेंट, तवारीख के लेखक नगरों विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहे, अर्थात गांव में इक्का दुक्का रह भी सकते हैं, लेकिन विशेषकर दिल्ली में। बेअक्सर इनाम पाने के लिए इतिहास लिखते थे। लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार, लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, कोई सहमत होता था, कोई सहमत नहीं होता था, ठीक। अब देखो इनसे क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे पूछे जाते हैं, उनको मैं यहाँ पर ढूंढकर आपको कराता हूँ। जैसे क्वेश्चन पेपर में इस टाइप का पूछा गया है, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार, लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी, करेक्ट। उनके विचारों से सारे लोग सहमत थे, सारे लोग सहमत नहीं होते थे, ये बात आपकी बी गलत है, ए सही बी गलत, ठीक। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी इसको किया है। उसके बाद तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू नहीं, जस्ट मैंने बताया फारसी, क्या बताया मैंने आपको? फारसी मैंने आपको बताया है। तवारीख के लेखक नगर में रहते थे, करेक्ट। वे प्रायः इनाम पाने या पुरस्कार पाने की आशा में लिखते थे, करेक्ट। सेकेंड और थर्ड राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि पहला आपका यहाँ पर गलत हो गया। तो जहाँ पर पहला आपको दिखेगा ऐसे ऐसे पेपर में आपको काट देना है, जवाब आपके सामने आ जाएगा, ठीक। तो ये मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करा दिया हूँ, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन PDF आप लोग प्राप्त कर सकते हैं नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके। 199 प्राइस है, परंतु पेपर का अंतिम दौर है, इसमें से आपका कम कर दिया जाएगा, लेकिन आप लोग ले तो लो, हिम्मत तो हो आपके भीतर 2-3 घंटे पढ़ने की, पेपर से पहले रिवीजन करने की, कर लोगे रिवीजन, ठीक। मैं ये बता रहा था आपको, मिनहाज ए सिराज ने लिख दिया कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक गुनी अच्छी है, और यहाँ पर लगे हाथ समझ लो, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुष जैसा लिखवाकर पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। रजिया ने कोई भ्रम पैदा नहीं किया, एक महिला है काकतीय वंश की रुद्रमा देवी ने भ्रम पैदा किया है, ठीक। तवारीख के लेखकों ने सामाजिक लिंग भेद को आधार बनाकर तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते, अर्थात पुरुषों को श्रेष्ठ बताया, महिलाओं को निचले दर्जे का बताया तवारीख के लेखकों ने, ये बात सही हो जाएगी,
ठीक, अब मैं मिनहाज ए सिराज के बारे में आपको बताने वाला था। खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से आखिर हासिल क्या हुआ। ये लेखांश 13वीं सदी में किसने लिखा था? तो मिनहाज ए सिराज ने यह कथन लिखा था। किसके बारे में लिखा था? रजिया सुल्तान के बारे में यह कथन उसने लिखा था। ठीक, तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के आरंभिक सल्तनत समय में बंदगान का मतलब है, ये हिंदी में इसको गुलाम बोलेंगे, फारसी में इसको बंदगान बोलेंगे। फारसी में गुलामों को बंदगां के नाम से जाना जाता है। बंदगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य की बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। ये गुलाम थे और राजा इन पर अपने पुत्रों से बढ़कर विश्वास किया करता था। ठीक है ना, ये भी पता होना चाहिए आपको। उसके बाद अगला यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है? चारबाग का एक स्थल नहीं है। लाल महल बारी स्थल है, हुमायूं का मकबरा भी है, शालीमार बाग भी है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो कि एक मस्जिद है ना कि चारबाग है मुगल का, ये बात गलत हो जाएगी। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक, ये एक मस्जिद है। ये बी विकल्प आपका नहीं वाला आपको बताना, तो यही राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मौत के बाद किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? तो यह कह दिया कैनिंग ने। किसने? कैनिंग ने कह दिया। ठीक, कॉर्नवालिस के बारे में पता है आपको? स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। ठीक, डलहौजी हड़प नीति के लिए जाना जाता है, हड़प नीति। अगला यहाँ पर कहता है 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो मुर्शिद कुली खां के नियंत्रण में धीरे धीरे अलग हो गया। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे? है ना, 2 बार पेपर में रिपीट हुआ है, लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा। उसके बाद आईने अकबरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर कहूँगा। ठीक, 1 नंबर पक्का आपका आईने अकबरी करा देगी, क्योंकि पेपर में ऐसे घुमावदार क्वेश्चन पूछेगा और आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, अवश्य होगे। कंफ्यूजन आपका दूर यहीं पर कर देता हूँ। आईने अकबरी पूछा है, ठीक, तो नहीं समझ पाओगे क्वेश्चन का आंसर, मैं डायरेक्ट टिक करके बताता हूँ कि क्या है यहाँ पर। तो डायरेक्ट आंसर अब मैंने बता दिया, तीसरा सही है। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। अब आईने अकबरी पूछ लिया, फिर आपसे पूछ लिया अकबरनामा क्या है, किसमें क्या वर्णन है, क्या नहीं है। इस क्वेश्चन को तभी समझ पाओगे जब आपको एक किताब के बारे में पता हो, अकबरनामा। तो उस किताब के 3 पार्ट हैं, उन तीनों पार्ट को बताना पड़ेगा बारीकी से, तभी ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओगे, तभी आपका 1 नंबर पक्का होगा। ठीक, समझो, मैं उसको समझाता हूँ आपको। मेरे मित्र यहाँ पर समझ लो आप लोग, अकबरनामा को सबसे पहले समझो, फिर आपको समझाऊंगा। अकबरनामा एक किताब का नाम है जिसकी रचना अबुल फजल ने की थी। किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल अकबर का मित्र व दरबारी लेखक था, करीबी मित्र था अकबर का अबुल फजल, ठीक है ना, तो उसका दरबारी लेखक भी था। अब अकबरनामा किताब को 3 पार्ट में तोड़ दिया गया, विभाजित कर दिया गया। पहली जिल्द, जिल्द का मतलब पार्ट या भाग। पहले भाग में अकबर के पूर्वज, पहले भाग में क्या है? अकबर के पूर्वज हैं। दूसरे भाग में क्या है? शासन की घटनाएं दूसरे भाग में आ जाएंगी। तीसरे भाग में क्या है? तीसरे भाग में आईने अकबरी। तीसरे भाग को ही आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। पेपर में क्वेश्चन आईने अकबरी अर्थात तीसरे भाग से आपसे पूछता है। मैंने तीनों भाग क्लियर कर दिए। पहला है आपका अकबर के पूर्वज, दूसरे में शासन की घटनाएं, तीसरे को बोलते आईने अकबरी। अब आईने अकबरी को समझो, तीसरा भाग है आईने अकबरी। अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, पद, राजस्व, साम्राज्य का भूगोल का ब्यौरा, लोगों की परंपराएं, संस्कृति का वर्णन, इसमें विविध प्रकार की चीजें, फसल पैदावार, कीमतों, मजदूरी, राजस्व का सांख्यिकी विवरण देखने को मिलता है। तो सारी मैंने चीजें बता दी। अब जैसे क्वेश्चन पेपर में ऐसा पूछा गया है, आपके सामने है कि आईने अकबरी के बारे में बताओ। अब आप बताओ, 2021 में क्वेश्चन आया है,
आईने अकबरी। तो आईने अकबरी ये अकबरनामा का दूसरा भाग है, दूसरा नहीं ये तीसरा भाग है। कौन सा? अकबरनामा आपका थर्ड भाग है। अकबरनामा के शासनकाल की घटनाओं का अकबर की शासन की घटनाएं आपकी दूसरे भाग में मिलती हैं, सेकेंड वाले में। अब आईने अकबरी आपका थर्ड है, थर्ड वाले के बारे में बताना है। यह लोगों की परंपराओं और संस्कृति का विवरण देती है, रीति रिवाज का वर्णन करती है, त्योहार, फसल, पद, वेतन, सैनिक रखरखाव का वर्णन करती है, सांख्यिकी विवरण देती है, बहुत सारी चीज़ों का सांख्यिकी विवरण देती है। तो सी और डी राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सारा कुछ गलत हो जाएगा। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन जस्ट मैं आपको बता रहा था, आईने अकबरी कौन सा होगा मेरे मित्र? तीसरा भाग है ये आपका। इसमें अकबर के पूर्वज आते हैं पहले भाग में, परंतु बताना है आपको तीसरे भाग के बारे में। और इसमें शासन की घटनाएं आती हैं दूसरे भाग में, पूर्वज आते हैं पहले भाग में। तो पहला आपका बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि आईने अकबरी के बारे में सटीक नहीं बैठ रहा है। मिर्जा हाकिम के द्वारा नहीं रचा गया है, अबुल फजल के द्वारा रचा गया। किसके द्वारा? अबुल फजल, जो अकबर का मित्र व दरबारी लेखक था, अबुल फजल के द्वारा। इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत। तीसरा आपका सही है। यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन की 3 जिल्द में से पहली जिल्द नहीं, ये तीसरी जिल्द है। कौन सी? तीसरी, लास्ट वाली जिल्द या पार्ट आपकी हो जाएगी। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जा गया है, अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का काम क्या था? राजनीतिक और सैनिक काम था। क्या? राजनीतिक और सैनिक काम इसका था। ठीक, तो क्वेश्चन आपके लगातार पेपर में आते ही रहते हैं। जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें रहती हैं मैं उनको बताने का प्रयास कर देता हूं अपनी तरफ से। भले ही आप लोग देखो ना देखो, मेरा काम पढ़ाने का है, समझाने का है, और आपका काम समझने का है अच्छे ढंग से, वो भी जो पेपर में आ जाए ऐसी चीज़ बताता हूँ। आलतू फालतू का मैं कोई ज्ञान नहीं बताता हूँ आपको, टू द पॉइंट चीज़ों पर मैं बात करता हूँ। ठीक, विथ क्वेश्चन, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, जो वाकई में आपके पेपर में आपको मदद करे और पेपर को पहली बार में आप लोग क्रैक कर पाओ। ठीक है ना? तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और सॉल्यूशन आप लोग पीवाईक्यू का पाना चाहते हो, जस्ट नोट्स पीवाईक्यू के साथ, तो आप लोग दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके फटाक से प्राप्त कर लो। पेपर में बिल्कुल ना के बराबर टाइम है, 2 से 3 घंटा रात दिन एक कर लो, मेहनत कर लो, बस आप लोग सफलता पा जाओगे। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।